और लोकल लेवल पर जब लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उनके परिवार भी साथ होते हैं, सबके पास कुछ खेत होते हैं, वो खेती का भी काम कर लेते हैं। ये है मिश्रा जी का फैसला। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस तीसरी बार शपथ में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि यूं तो 2014, 2019 और 2024 तीनों में एनडीए की सरकार है और रही है, लेकिन वास्तव में 2014 और 2019 में चूंकि बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत था, इसलिए वो मुख्य रूप से बीजेपी की सरकार लगती थी, एनडीए की सरकार नहीं। और यही वजह है कि उस दरमियान एनडीए के कभी कभी रेयर मीटिंग हुए होंगे तो हुए होंगे, अन्यथा नहीं हुए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर जब उन्होंने अपने होने वाले मंत्रियों का संबोधन किया, जब उससे पहले वो एनडीए का संबोधन किया, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि उनका जो अपना व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व हमने 2014 से 2024 में देखा, उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया हो। अगर व्यक्तित्व में परिवर्तन नजर भी आया तो वो उस वक्त जब नीतीश के हृदय में मोदी के प्रति असीम स्नेह, जिसका प्रकटीकरण उन्होंने उनके पांव को छूकर करने की कोशिश की। ये एक अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री, भले ये सरकार एक मिलीजुली सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी झुकने वाला नहीं होना चाहिए। वो काम करे देश हित में। देश हित में एनडीए के जो भी गठबंधन की कोई भी बात, कोई भी इशूज हो तो उस पर जरूर ध्यान दे। लेकिन चूंकि सरकार गठबंधन का है, इसलिए गलत डिमांड किया जाए एनडीए पार्टनर की तरफ से, उसको न मानने वाले मोदी हैं, ना इस पूरे समारोह में या एनडीए के संबोधन काल में ऐसा दिखे कि वो गलत डिमांड के आगे झुकने वाले हैं। कुछ काम मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं विगत 10 सालों से, अगर आप ध्यान से देखें तो। अभी क्या होता था, 2014 से पहले अगर रेल मिनिस्टर की आप भूमिका देखें तो रेल मिनिस्टर मुख्य रूप से अपनी भूमिका यह समझता था कि जिस प्रदेश का वो रेल मिनिस्टर हो, उस प्रदेश में तरह तरह की नई नई गाड़ियां चली जाती थी। अगर ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर हैं तो कुछ नए एक्सप्रेस कलकत्ता के लिए आ गए, अगर बिहार के नीतीश जी या लालू जी रेल मिनिस्टर हैं तो बिहार के लिए कुछ आ गए। लेकिन 2014 से ये परंपरा बदला और सरकार का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि हम नए ट्रैक कैसे बनाएं, रेलवे ट्रैक की बात कर रहा हूं मैं, और जो पुराने ट्रैक हैं अगर वो खराब हो रहे हैं तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे हम ट्रेन बनाएं, ऐसे हमारे ट्रेन के डब्बे हों जिससे ट्रेन की जो स्पीड है वो बढ़ाई जाए। और वो बहुत सारे ट्रेन में आपने देखे भी, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 4-5 सालों में उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें नजर आएगा। उनके स्पीड्स में ऑलरेडी हम परिवर्तन देख रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखें तो सड़क, जो कि नॉर्थ ईस्ट में सड़क गायब था, पूरे भारत में नितिन गडकरी जी और मोदी जी के मेहनत की वजह से संपूर्ण भारत में रोडों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा हो गया कि जब आप उन हाईवे से चलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान का हाईवेज है, बिल्कुल विदेशों की तरह, यूएसए की तरह या अलग अलग देशों का हाईवेज दिखता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। छोटे छोटे शहरों तक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, जहां कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं स्वयं दरभंगा का रहने वाला हूं कि दरभंगा जाने में हमें 23 से 24 घंटे लगते थे, और आज की तारीख में दरभंगा जाने में हम 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम मान लें, घर से दरभंगा के घर तक की दूरी 3 घंटे में हम तय कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन कुछ काम करने की जरूरत है जो नजर आती है। सबसे पहला ध्यान जो हमारा जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें या हमारे जो विकास का तरीका है वो कुछ इस तरीके से हो जैसे हम अपने बेरोजगार युवकों को एक रोजगार दे सकें। तो क्या मोदी जी इन 5 सालों में कुछ ऐसा कर सकते हैं? आज भी जो गांव से शहर की तरफ भागने की परंपरा है, खासकर आप बिहार में देखें या अन्य राज्यों में भी, यूपी में भी देखता हूं मैं, अन्य राज्यों में भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात भागते हैं। बड़ा ही दुखद होता है, और इसका सबसे दुखद पहलू कोरोना के टाइम में लगा। जब कोरोना के टाइम में अचानक पूरा लॉकडाउन हो गया तो किस प्रकार से ये सुदूर दूर में कार्य करने वाले लेबर क्लास के लोग, जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो किस प्रकार से अपने अपने गांवों में लौटे। मैं ये बात एक्सपेक्टेशन मोदी जी से इसलिए कर रहा हूं कि मोदी जी ने उन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया। जैसे शौचालय की बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी अगर देश में उस तरह का शौचालय का सिस्टम नहीं था कि महिलाएं
बाहर जाया करती थी और जिसमें बहुत ज्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक फिल्म भी आई टॉयलेट, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों में एक मानसिकता थी। मोदी जी ने उस मानसिकता को तोड़ने की कोशिश की। मोदी जी की एक बहुत बड़ी खासियत है, खासियत यह है कि वो जो भी अपील करते हैं लोगों से, उस अपील का असर पड़ता है। अगर वो लोगों से अपील करते हैं सब्सिडी छोड़ दो, बहुत सारे लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। गांव में जो हमारी यूथ हैं या छोटे शहरों में जो हमारे यूथ हैं, उनको अगर वहीं पर कुछ ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में वो सोचें, तो निश्चित रूप से एक जो माइग्रेशन की समस्या है कि बल्क में लोग छोटे छोटे प्रदेशों से माइग्रेट होकर महानगरों में जाते हैं, वो खत्म हो जाएगी। और लोकल लेवल पर जब लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उनके परिवार भी साथ होते हैं, सबके पास कुछ खेत होते हैं, वो खेती का भी काम कर लेते हैं। तो ये पहला एक्सपेक्टेशन हमारी मोदी सरकार से तीसरे टर्म में जब मोदी सरकार शुरू हो चुकी है तो ये है। दूसरा हमारा शिक्षा के फील्ड में है। शिक्षा के 2-3 लेवल हैं। एक तो आप देखेंगे कि विगत 10 सालों से यूनिवर्सिटीज की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत खराब। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में जो परमानेंट लेक्चर्स हैं, जो वैकेंसी है, उसे भरा नहीं जा रहा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अगर जगह पे परमानेंट टीचर नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाई हो सकती है? क्या संभव है कि हर टीचर गेस्ट टीचर के रूप में हम किसी को लाते हैं और वो गेस्ट के रूप में पढ़ाया, जिसको ये मालूम है कि मैं गेस्ट टीचर हूं, 10 दिन में वो गेस्ट टीचर बदल गया, 1 महीने में वो गेस्ट टीचर बदल गया। एक जो पढ़ाई जो है एक कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है। जो बच्चे एक टीचर के साथ जुड़ते हैं ग्रेजुएशन में तो 4 साल तक के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल तक के लिए, तो ये जो एक संबंध होता है उसमें एक कंटिन्यूटी की मांग होती है। गेस्ट टीचर ही होंगे। कम से कम हर यूनिवर्सिटीज में जितने भी पोस्ट वैकेंट हैं टीचर्स के लिए, उसको वो पूरा करें। कम से कम केंद्रीय कॉलेजेस में तो करें, जो डायरेक्टली केंद्र से, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर में है, उस यूनिवर्सिटीज को तो 100% टीचर्स लाएं वहां पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो ध्यान दें, उसके लाइब्रेरीज पर ध्यान दें। क्योंकि देखो, अगर जिस देश में पढ़ाई नहीं होगी, जिस देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस देश के लिए हम परमानेंट लेवल पर कभी तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन का एक दूसरा लेवल जो है वो छोटे लेवल पर है। जो सरकारी स्कूल्स हमारे पास हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, सारे स्कूल्स बने हुए हैं, सारे कॉलेजेस बने हुए हैं। कॉलेजेस का तो ये हाल है कि टीचर नहीं है, मैं स्टेट कॉलेज की अब बात कर रहा हूं। और सरकारी स्कूल का ये हाल है कि एक बार सरकारी स्कूल में आपका अपॉइंटमेंट हो गया टीचर के रूप में, तो आपकी जो मानसिकता है सरकारी स्कूल वाली कि आप अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। और यही जरूरत हेल्थ सेक्टर में भी है। हेल्थ सेक्टर में क्या दिक्कत है कि आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि लोग एम्स की तरफ भागते हैं, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से। अच्छा, एम्स बन भी गए, अगर आप देखें तो बहुत सारे, बिहार में भी पटना में एक नया एम्स बन गया, लेकिन एम्स बनाना मोदी जी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस एम्स की क्वालिटी वही हो जो दिल्ली के एम्स की है। पटना के पेशेंट्स अगर फिर से दिल्ली ही भाग रहे हैं तो पटना में एम्स बनाने की हमें क्या जरूरत पड़ी? जब आप नया एम्स बनाते हैं तो वो एम्स उसी लेवल का हो जिस लेवल का एम्स दिल्ली में है। आप नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लेवल वैसा हो जैसा विश्वविख्यात किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है। और अग्निवीर के बारे में जो सेना का मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई जानता है इस बात को, और आपकी कुछ पार्टनर अलायंस ने इस बात पर, नीतीश जी की पार्टी ने सवाल भी उठाए। वो वास्तव में कुछ ध्यान देने की चीज है प्रधानमंत्री जी। अगर वास्तव में अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है जो युवाओं को, क्योंकि अग्निवीर का संबंध भारतीय सेना से है, उसमें एक फिर से आप गहन विचार करें, उस पर पुनर्विचार करें, क्या हो सकता है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है जो देश हित में हो, उस पर विचार करें। और आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो मेरी अपेक्षा है, क्योंकि महानता, जब इतिहास के पन्नों पर महानता का बखान होगा, मोदी जी के 15 साल के कार्यकाल का बखान होगा, वो हर पहलू को अपने पास लेगा। और उसमें एक पहलू ये होगा, 15 साल के कार्यकाल में देश में किस प्रकार का माहौल बना रहा, मित्रता का माहौल, प्रेम का माहौल, आनंद का माहौल, या घृणा का माहौल, या नफरत का माहौल। मेरा अपने प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो इस तीसरे टर्म में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जब आपका ही नारा
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और साथ में सबसे प्यार और सबका प्यार आपको मिले, संपूर्ण देश में एक आनंद का वातावरण हो, जहां घृणा ना हो, जहां नफरत ना हो सकता है ये मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की, लेकिन ये भी सच है कि विगत 5-7 सालों से जो राजनीति के अंदर भी जो घृणा है, जो कला है, एक दूसरे के प्रति जो हृदय के अंदर से नफरत की भावना है, वो पहले नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करते थे। पॉलिटिशियंस के बीच में देश में तनाव, घृणा रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, लेकिन इस टर्म में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में न सिर्फ विकास हो, भारत न सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर हर फील्ड में आगे बढ़े, या मैं तो ये चाहूंगा पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन साथ में हम तमाम भारतवासियों के हृदय में भी वही आनंद, वही प्रेम, वही चीज देखें। ऐसा ना हो कि भारत पहली अर्थव्यवस्था तो बन जाए, लेकिन भारत का एक जो आम आदमी है उसे उस अर्थव्यवस्था का फायदा ना हो। तो एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करें जिस सिस्टम में हर कोई अपने दिल में यह आभास कर सके, ये समझ सके कि भारत में जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा है, गरीब भी आनंद में है, अमीर भी आनंद में है और सब में प्यार है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।